सबसे पहले तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और महिला की गिरफ्तारी में तो और भी आवश्यक है कि आपको फर्दर प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानियां लेनी है। मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, ये सरकार तय नहीं कर सकती। यदि आप मुझसे पूछें तो एक कानून के जानकार होने के नाते मुझे ये मानवता के अधिकार का उल्लंघन और आपके स्वतंत्रता दोनों का उल्लंघन प्रतीत होता है। गिरफ्तारी से आप उद्देश्य क्या प्राप्त करेंगे? आप यही उद्देश्य प्राप्त करेंगे कि आप उनसे कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर लेंगे, तो वो बिना गिरफ्तारी के भी हो सकता है। इसीलिए हमारा रूल है नो जेल बट बेल। नो जेल बट बेल। शराब पीना नहीं पीना वो आपका प्रेरोगेटिव, आप पब्लिक में नहीं पी सकती है, पहले भी कानून था, ये आज भी होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ आज न्यूज रूम में है आलोक कुमार रंजन जी। आलोक कुमार रंजन जी देश के जाने माने कानून के शिक्षक हैं। मतलब समझिए, जज बनाते हैं, मतलब समझिए, वकील तैयार करते हैं। और शान की बात यह है कि आलोक कुमार रंजन जी बिहार की मिट्टी के लाल हैं और दिल्ली में 1996 से 1996 से ये एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिनके छात्र आज कहां कहां हैं, कौन कौन सी अदालतों में है, लिस्ट बड़ी लंबी है। इसके अलावा आलोक कुमार रंजन जी किताब लिखते हैं, कानून की किताबें। तो देखिए, हम उनका स्वागत करें। स्वागत है आलोक जी। आप बिहार के हैं, दिल्ली में रहते हैं, पटना आए तो मुझसे मिलने आ गए, लाइव सिटीज में आए, अच्छा लगा। 2 दिनों पहले इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिनका लोकार्पण पटना में हुआ। इंडियन पेनल कोड के बारे में, मतलब आईपीसी के बारे में, सीआरपीसी के बारे में, एविडेंस एक्ट के बारे में। और आपको जानकर गौरव होना चाहिए कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल साहब, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार साहब, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह जैसी तमाम शख्सियतें वहां हाजिर थे। तो आलोक जी, हम लोग इस संवाद को शुरू करते हैं। ये कानून, और बिहार के लोग तो बहुत ही कानूनी माने जाते हैं। वे अच्छे कानूनविद भले न बन पाए, लेकिन चौक चौराहों पर कानून लड़ाते बहुत हैं, उन्हें जानकारी बहुत होती है। ये प्रेरणा जो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आपने दिल्ली में प्रारंभ किया, यदि मुझे साल ठीक से याद है तो 1996 है, ये कहां से आपके दिमाग में आया? क्योंकि आज तो देश भर की अदालतों में आपके छात्र जो हैं वो जज बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े वकील बनकर बैठे हैं। ये कहां से ख्याल आया? लॉ पढ़ने की बात तो अनायास आई, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप जानते हैं, हॉस्टल की भी जरूरत होती है। लेकिन मुझे एक चीज पता था कि लॉ जो है तार्किक विषय, और मैं गणित का छात्र रहा हूँ, मुझे गणित बनाने में बहुत आनंद आता था। तो उसी से लगा कि गणित भी तर्क का विषय है, तो लॉ मैं पढ़ूंगा तो लॉ में मैं अच्छा कर लूंगा। उलझे हुए गणित को सुलझाना, उलझे हुए कानून को सुलझाना। जी। तो लॉ पढ़ने की प्रेरणा वहां से मिली और हम लोगों ने 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में दाखिला लिया। जी। और वहां से अपनी पढ़ाई शुरू होगी 1994 में। 97 में हमारा लॉ कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आईएएस की तैयारी की, सफल नहीं हो पाए, तो 2001 में हमने ये संस्था शुरू की। और मुझे बार बार ये लगता था कि विद्यार्थियों को कानून जैसा जो जटिल विषय है वो समझने में दिक्कत होती है। ये दिल्ली में कहाँ है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट? दिल्ली में ये मुखर्जी नगर में है, इसका हेड ऑफिस। तो मुखर्जी नगर में हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। मतलब जहां आईएएस बनने का मक्का मदीना कहा जाता है, वहीं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट भी है। और ये किताबें देखिए आलोक रंजन कुमार जी की है, जिसे पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लोकार्पित किया जनता के लिए। और ये एविडेंस एक्ट है, ये इंडियन पेनल कोड है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो ये तमाम किताबें, तो ठीक है, आप मक्का मदीना पहुंच गए, मुखर्जी नगर, और फिर ये सफर शुरू हुआ। जी हाँ, बिल्कुल जी। तो आज सुकून तो बड़ा मिलता होगा आपको? बहुत अच्छा लगता है। और जब परसों हम अपनी किताबों का विमोचन जो है माननीय प्रधान न्यायाधीश और मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय करोल द्वारा और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जीवन में मैंने मुकाम प्राप्त किया है, इतने उच्च पदों पर आसीन लोग भी जो है हमारे लिए जो है सहायता के लिए, आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, अच्छा तो लगा आलोक जी, लेकिन आप बिहार के दर्द को समझते हैं। जी। जैसा मैंने कहा कि बिहार में चौक चौराहों पर लोग कानून लड़ा लेते हैं। जी हाँ। लेकिन कानून, जो आपने कहा तार्किकता वाली बात, जी, वो बात आज भी मुझे लगता है कि जब क्लैट की बात होती है तो बिहार के लोग कैट समझते हैं। और आज भी जब वकील बनने की बात होती है तो लोग ये समझते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिल्कुल मरियल किस्म के। लेकिन आज तो मालूम है कि
जो वकील पैदा हो रहे हैं, वकील बन रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ है, फाइनेंस लॉ है, साइबर लॉ है, और जो भी है, पैसे तो बिल्कुल छप्पर फाड़ के आजकल मिलते हैं। कपिल सिब्बल साहब, मुकुल रोहतगी साहब, कहाँ से कहाँ। तो बिहार के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? मुझे तो ये भी पता है कि आपके पढ़ाए हुए कई छात्र आईएएस बने हुए हैं, आप चाणक्य में क्लास लेने जाते हैं। और तो बिहार के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि बिहार के लोग भी, उनके पास भी तो कुछ लक्ष्मी आनी चाहिए ना? बिल्कुल 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 नहीं, आपका बिल्कुल सही कथन है। हम लोग बिल्कुल बिहार के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि बिहार में भी उसी स्तर का शिक्षण संस्थान हो, और खास करके लॉ की एक यूनिवर्सिटी खोली जाए जो बच्चों को दे शिक्षा। और यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है तो हम लोग भी अपने ब्रांचेज यहाँ पर डालें, वो तो हम चाहते ही चाहते, वो मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि मैं बिहार से पढ़ा हूँ और बिहार के विद्यार्थियों का दर्द मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो मार्गदर्शन के अभाव में कितने भटकते हैं, वो मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसी से गुजरा हूं। आप भी मैं भी इसी से गुजरा हूं। चलिए, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के बाद एम्बिशन पब्लिकेशंस भी आपने, ताकि आप कानून को जो जानने वाले लोग हैं, समझना चाहते हैं, वो साधारण और आसान शब्दों में समझ सके। लगता है मुझे आपका उद्देश्य यही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब देखिए हम आते हैं कानून पर आते हैं जी, क्योंकि आप कानून पढ़ाते हैं जी और जज बनाते हैं, वकील तैयार करते हैं जी। आजकल देखिए देश दुनिया में बहस है, सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, हाई कोर्ट भी बहुत चिंतित रहता है। यदि हम बिहार के संदर्भ में ही बात करें, एफआईआर मतलब गिरफ्तारी, क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट चिंतित क्यों है? एफआईआर हमने लिखवा दिया और वहीं से गिरफ्तारी शुरू हो गई। इसे आप किस रूप में देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो चिंतित है यह कितना वाजिब है, और इस पर हमें एफआईआर बेसिकली प्रायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जी। तो एफआईआर तो एक सूचना है सिर्फ जी, कि वो आपको सूचना देता है किसी अपराध के बारे में कि देखिए यहाँ अपराध हुआ है। अब अपराध हुआ है नहीं हुआ है, इस बात को तो आप इन्वेस्टिगेशन में ही ला पाएंगे, और जब इन्वेस्टिगेशन होगा और जब पता चलेगा कि अपराध बहुत गंभीर था, यानी 7 वर्ष से ज्यादा की उसमें सजा थी, तभी गिरफ्तारी की बात उठती है। ये बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है कि जहां 7 साल से कम का जो है अपराध जो है वो है, उसमें आपको नहीं गिरफ्तारी करनी, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तारी करती है। और मुझे ऐसा लगता है, कानून के छात्र होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई अन्य बात आ जाती है। इसमें करप्शन का मामला भी जुड़ जाता है कि गिरफ्तारी करेंगे किसी को तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा और लोग परेशान होंगे, और गिरफ्तारी से हर व्यक्ति डरता है, हर व्यक्ति को गिरफ्तारी से डर लगता है, तो वो कुछ पैसे देगा और सिस्टम में कुछ पैसे आएंगे। तो ये बड़ा ही मतलब दुखदाई विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एफआईआर का बिल्कुल मूलभूत उद्देश्य जो है सिस्टम को सूचना देना, अपराध की सूचना पुलिस को मिलनी चाहिए। अब पुलिस को सूचना मिलेगी तो पुलिस उसके बाद कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई में है, आप यदि सीआरपीसी का अध्ययन करेंगे 157 में कहता है कि आप जाइए घटनास्थल पर तहकीकात करिए, विटनेसेस से मिलिए, क्राइम के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, और जब आप आश्वस्त हो जाएं कि क्राइम हुआ है और गंभीर प्रकार का, जिसको आप लॉ की भाषा में संज्ञेय अपराध, बिल्कुल कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें भी 3 साल का होता है, लेकिन जब 7 साल का होगा तब आप गिरफ्तारी के बारे में सोचें, क्योंकि गिरफ्तारी कोई उद्देश्य नहीं पूरा करता। नहीं, आपको कानून पता होगा, आप तो कानून के बहुत जानकार हैं, आपको पता होगा कि गिरफ्तारी कोई उद्देश्य नहीं पूरा करता। हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई एफआईआर होने के बाद, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, चार्जशीट जब फाइल हो जाएगी तब ट्रायल चलेगा। तो जब ट्रायल चलेगा तब एक्यूज्ड की जरूरत पड़ेगी ट्रायल को फेस करने के लिए। तो गिरफ्तारी से आप उद्देश्य क्या प्राप्त करेंगे? आप यही उद्देश्य प्राप्त करेंगे कि आप उनसे कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर लेंगे, तो वो बिना गिरफ्तारी के भी हो सकता है। इसीलिए हमारा रूल है नो जेल बट बेल, नो जेल बट बेल, बेल होना चाहिए। आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा ये तो। अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं 7 साल से कम जो अपराध हैं और जिनमें गंभीर किस्म की बातें नहीं है, या जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, उन्हें गिरफ्तार किए जाने की जरूरत नहीं है, इसी लेकर सुप्रीम। लेकिन आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आपको भी बिहार से सुनने को मिलता होगा जी। यहाँ तो मालूम हुआ कि ट्रैफिक रूल्स आपने तोड़ा, तब भी आप भीतर भेज दिए गए। कहा सुनी हो गई, इसमें भी आप भेज दिए गए। एक आवेदन हो गया 420 का, अभी उसका सत्यापन भी नहीं हुआ है, लेकिन बात बात में जेल। और पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कह रहा है, पटना हाईकोर्ट पर केस की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि सुनवाई में महीनों और साल लग रहे हैं। तो कैसे परिमार्जन हो? मैं इसमें आपको कानून की भी थोड़ी जानकारी दे दूं।
पुलिस का ये अधिकार होता है कि यदि कोई अपराध हुआ है और कोई सूचना उसको अपराध के बारे में मिली है तो फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस जी वो सेक्शन 57 सीआरपीसी में किसी व्यक्ति को 24 घंटे के लिए मैक्सिमम डिटेन कर सकता है। जी लेकिन उसका एक पर्पस है, यदि आवश्यक हो तो, जी और यदि 24 घंटे से ज्यादा जरूरत है तो 167 मिनट में वो रिमांड लेगा, तभी वो उसको रख पाएगा। लेकिन इसका कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो है गलत प्रयोग हो जाता है कुछ अधिकारियों द्वारा, कुछ पुलिस के कर्मचारियों द्वारा, और इसीलिए लोग गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी की हर जगह जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि बिहार में पुलिस गुंडा होती जा रही है, टैक्स वसूली के लिए इस तरीके से अधिक गिरफ्तारियां कर रही हैं? ये तो पूरी तरह से मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, पावर का इस्तेमाल गलत होता है, शायद लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं इसमें सुझाव भी देना चाहूंगा, इसमें सेंसिटाइजेशन और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। पुलिस को भी कानून के बारे में बताने की जरूरत है। उनको सही ढंग से ये बताना है कि सेक्शन 57 का क्या उपयोग करना है, कब उनको रोकना है, कब उनको गिरफ्तारी करनी है, 167 में कब रिमांड लेना। बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये बात। अभी हमने देखा पटना हाई कोर्ट का एक लाइव वीडियो था, राजीव रंजन साहब ही सुन रहे थे। एक लेडी डॉक्टर के खिलाफ सूचना आती है और पुलिस ऐसे धमकती है, उन्हें घर से उठाती है, गाड़ी में बिठाती है, हथकड़ी लगा देती है और जेल भेज देती है। पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी रही कि आपने तो उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। डीएसपी को बुलाया गया कोर्ट में। जज साहब ने पूछा आपका क्या करें? ऐसी आदतें तो पुलिस को कैसे, कानून क्या कहता है और कैसे इसका सख्त पालन हो? ये सबसे पहले तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और महिला की गिरफ्तारी में तो और भी आवश्यक है कि आपको फर्दर प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानियां लेनी है। तो महिला की गिरफ्तारी तो और भी गंभीर मसला हो गया। तो ये तो मुझे लगता है कि कानून का बिल्कुल गलत प्रयोग है, और मानवता के अधिकार का, और खास करके ना हमारे जीवन और आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसका बिल्कुल उल्लंघन है। ये चीज तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। एंड मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि इसमें यही हो सकता है, इसका उपाय यही है कि उनको एक दिशा निर्देश दी जाए, और हमारे जैसे शिक्षक भी उसमें काम आ सकते हैं जो पुलिस सेंसिटाइजेशन में काम कर सके। उनको बताया जाए कि हर अपराध में गिरफ्तारी नहीं करनी है, और जो मुझे मूल उद्देश्य इसमें लग रहा है गिरफ्तारी करने का यही होगा कि उन पर दबाव बनाया जाए, या कोई पीयर प्रेशर रहा होगा उसी के कारण गिरफ्तारी हुई। ऐसी गिरफ्तारी की आवश्यकता हर मामले में होती ही नहीं है। मुझे लगता है आप ज्यादा सहमत हो असहमत हो, आपकी राय होगी कि कानून की बात हम करते हैं, हम बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में मौलिक अधिकार के बारे में बताते हैं, लेकिन कानून के जो बुनियादी पक्ष है जिसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, वो नहीं बताते हैं। इसकी आवश्यकता आप एक शिक्षक होने के नाते महसूस करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं। मैं तो अपनी कक्षाओं में और जहां भी जाता हूं, विद्यार्थियों को और साधारण जनमानस को भी ये बताता हूं कि आप अपने अधिकार भी जानिए और कर्तव्य भी जानिए। कानून तो एक तर्क पे आधारित विषय है। लोगों को ना अपना मौलिक अधिकार ढंग से पता होता है, ना मौलिक कर्तव्य पता होता है। मौलिक कर्तव्य पता हो तो हमारी आधी समस्या तो यही समाप्त हो जाती है। ये बेसिक शिक्षा देने के लिए भी जो है आपको अच्छी किताबें लिखनी पड़ेगी, जो सरल सहज भाषा जो में आप कोशिश कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही आपने पकड़ा, आईपीसी सरल सहज भाषा में लिखी जाए। और आप तो हिंदी में भी लिख रहे हैं। हाँ, और उसमें अद्यतन जानकारी भी, जो कि हमारे वकीलों को, हमारे जजेस को, हमारे जो एकेडमिशियन का यही रोल है। मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर के जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री संजय करोल साहब ने कल मुझसे आह्वान किया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह एक मॉडर्न लिटरेचर लिखें, आधुनिक जो है आप साहित्य लिखें विधि का, जो सर्वसाधारण के लिए समझ आ सके, सुगम हो सके, सुबोध हो सके। और इसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने ये बैरक भी निकाला, आपको पता ही, हम हिंदी में भी बैरक निकाल रहे हैं। तो ये बड़ी आवश्यक चीज है, और मैं तो आगे चाहूंगा, आपसे भी आग्रह करूंगा ज्ञानेश्वर जी, कि हम लोग इस तरह का कुछ सीरीज भी चलाएं जो बिहार के लोगों को, और ऐसे उन लोगों को भी जो लॉ को नहीं समझ पाते हैं, सरल भाषा में समझाएं। जैसे आपने अभी एफआईआर की बड़ी अच्छी बात, ऐसे कई सारे लॉ हैं जिसमें लोगों को स्पष्टता ही नहीं है। तो हम लोग उसमें छोटी छोटी बातों को बता करके तार्किक ढंग से और बेसिक भाषा में उनको समझा सके। लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती है, बिना वारंट के पुलिस घुस जाती है। अच्छा, बिना वारंट की गिरफ्तारी किन मामलों में उचित है और किन मामलों में अनुचित है,
यह कुछ स्पष्ट कर पाए हम लोग अपने दर्शकों के लिए? हाँ, बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है गंभीर मामलों में, जहां पुलिस को लगता है कि ना इमीडिएट अरेस्ट इज नेसेसरी, ये व्यक्ति भाग जाएगा। आप देखेंगे सेक्शन 41 जो इससे डील करता है उसमें ये बात की व्याख्या है सीआरपीसी में कि कुछ गंभीर मामलों में विदाउट वारंट भी मैजिस्ट्रेट जनरली वारंट इशू करता है, आपको जानकारी होगी, पुलिस जो है तत्क्षण गिरफ्तारी कर सकती है। कोई हत्या हो गई, कोई इस तरह की घटना हो गई, हत्या हो गई या रेप का अपराध हो गया या डकैती हो गई, यानी जो काफी गंभीर और संज्ञेय अपराध हैं, उसी में गिरफ्तारी जो है बिना वारंट की हो सकती है। क्योंकि जब भी आप गिरफ्तारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अरेस्ट इज जस्ट अगेंस्ट आर्टिकल 21। और आपको पता है कि अनुच्छेद 21 जो है हमारे संविधान की आत्मा तो नहीं कही जाती, लेकिन बहुत ही मूल अधिकार है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हम इमरजेंसी के दौरान भी नहीं करते। जी। अब देखिए, आप बिहार से हैं और बिहार में जिस बात को लेकर भी सबसे अधिक चर्चा होती है, शराबबंदी। सरकार ने भी कह दिया, कानून में थोड़ा संशोधन किया कि पीने वाले को पकड़िए नहीं, फाइन करके छोड़ दीजिए। लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक आप रोज सुनते हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं। और अब शराबबंदी का क्या हाल है, आपने देखा ही, जहरीली शराब से इतनी बड़ी मौत हो गई, 33 लोग मर गए छपरा में। और कोर्ट भी परेशान है इन मुकदमों से। कोर्ट ये मान रहा है हम दूसरे मामलों की सुनवाई ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या नजरिया है कानून के शिक्षक? ये एक बहुत गंभीर मसला है। देखिए, विधायिका का काम तो कानून बनाना है, विधायिका ने कानून तो बना दिया, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि कानून बहुत सोच समझ करके शायद नहीं बनाया गया। ये जल्दीबाजी में निर्णय लिया हुआ एक जो है भावनात्मक जो है ये कदम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई अपने कमरे में, कोई अपने घर में क्या करता है नहीं करता है, इससे सरकार और विधि का काम नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इट हार्म्स अदर पर्सन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, ये सरकार तय नहीं कर सकती। यदि आप मुझसे पूछें तो एक कानून के जानकार होने के नाते मुझे ये मानवता के अधिकार का उल्लंघन और आपके स्वतंत्रता दोनों का उल्लंघन प्रतीत होता है। और मुझे उम्मीद है कि आज न कल इस पे एक बड़ा निर्णय आएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा अपने बेडरूम में वो मेरा प्रेरोगेटिव है, उसको सरकार तय नहीं कर सकती। आलोक जी, नीचता का हनन। आलोक जी, आपकी बात सुनकर नीतीश कुमार बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एकेडमिशियन हूँ, मेरा काम है टू स्पीक ट्रुथ, सच बोलना। जो मुझे तार्किक दिमाग से समझ में आ रहा है कि भाई शराब पीना नहीं पीना वो आपका प्रेरोगेटिव है, आप पब्लिक में नहीं पी सकती है, पहले भी कानून था, ये आज भी होना चाहिए। पीकर हंगामा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पता हो एक आईपीसी में भी धारा है 510, यदि आप ऐसा करेंगे 509 510 के आसपास है तो आपको हम डिटेन करेंगे, ये करेंगे। आपने देखा होगा कई फिल्मों में भी ये चीजें आई है। लेकिन बाकी चीजों में मेरा क्या होगा, आपने जैसे कहा, न सिर्फ कोर्ट इससे परेशान, इससे जेल भी परेशान। जी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर टिप्पणी दी कि इस तरह का कानून जो है बहुत सोच समझ कर बनाया जाना चाहिए कि भाई क्या करना है, इसमें नहीं करना। सरकार ने इन पहलुओं पे विचार किया नहीं, उन्होंने कानून जल्दीबाजी में बना दिया। इन पहलुओं पे विचार, हो सकता है सरकार की मंशा अच्छी हो, मैं शायद नहीं समझ पाया, लेकिन जो मेरा विचार है, जो मेरी समझ कहती है, ये निजता के अधिकार का हनन है कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप आ जाए और हम लोगों ने चर्चा की। देखिए, कानून के मसले पर हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे, कभी किसी माध्यम से जुड़ जाएंगे, दिल्ली में मुलाकात हो जाएगी, या फिर हम लोग वर्चुअल भी जुड़ जाएंगे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो बिहार के लोगों को जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। आप बिहार की मिट्टी के लाल हैं, बिहार के लोग अवेयर हो, यह आपका भी कर्तव्य है, ताकि वे अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें, सचेत रहें। तो अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। तो चलिए, देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।